अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Okay, so people are here. Let's start. अच्छा, सो आज हमने डेटाबेसेस पढ़नी है। आई यूज अ मिक्स ऑफ मटेरियल्स। मेरी कुछ ये स्लाइड्स हैं, ये थोड़ी पुरानी है, लेकिन मैंने सारी यूज भी नहीं करनी। दिस टाइम अराउंड आई विल बी चेंजिंग द वे आई टीच डेटाबेसेस, बट लेट्स स्टिल स्टार्ट ऑफ यूज देम एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, टैबलेट भी चला लेता हूँ। ठीक है, पॉइंट। ओके, तो हमने डेटाबेसेस पढ़नी है आज। तो डेटाबेस होती क्या है? डेटाबेस स्टोर्स डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे सो दैट वी कैन मैनेज इट इन अ फास्टर एंड इजियर वे। डेटाबेसेस के और भी फीचर्स होते हैं, कंसिस्टेंसी इंश्योर करना वगैरह वगैरह, बट दैट्स व्हाट अ डेटाबेस बेसिकली इज। its its function is to store data. It's a software जो डेटा को स्टोर करता है और उसको ऑर्गेनाइज रखता है, ताकि आप उसको उसमें डाटा सेव कर सकें इन अ फास्टर वे, और उसमें से डेटा फिर रिट्रीव भी कर सकें इन अ फास्टर वे। ठीक है। डेटाबेसेस की बहुत सी टाइप्स होती हैं, जिनमें से प्राइमरी जो टाइप्स हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस इज द प्राइमरी टाइप, और नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस, ये दो कैटेगरीज हैं बेसिकली कह लें। रिलेशनल डेटाबेसेस जो हैं उस ये क्या करती हैं, ये डेटाबेसेस ये डेटा को टेबल्स की फॉर्म में रखती हैं। दीज आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर types of databases. Most databases that you will encounter will be relational databases. इन्हें एसक्यूएल databases भी कहते हैं। ये डेटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करती हैं, और इन टेबल्स को ये डेटाबेसेस अमूमन रिलेशंस भी कहती हैं। देर लाइक यू कैन इमेजिन कि देयर द सेम वर्ड, टेबल्स या रिलेशंस, और हम बात करेंगे कि इनको रिलेशंस क्यों कहते हैं। इसमें बहुत सी एग्जांपल्स हैं। कमर्शियल सॉफ्टवेयर, MySQL इज वन डेटाबेस सॉफ्टवेयर दैट इज अ रिलेशनल डेटाबेस। Postgres is another one that is a relational database, an actual software. SQLite is another one. ये तीनों बहुत पॉपुलर हैं। नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर भी मल्टीपल फिर आगे सब कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ होते हैं की वैल्यू स्टोर्स, जिसमें द डेटाबेस डज नॉट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, बट इट स्टोर्स देम इन द फॉर्म ऑफ सिंपल कीज एंड वैल्यूज। ठीक है, सो दीज आर रिलेटिवली सिंपलर डेटाबेसेस, बट इनके अपने अलग यूजेस होते हैं। एक और तरह की सब डेटाबेस होती है नॉन रिलेशनल में। नॉन रिलेशनल कैटेगरी बेसिकली ये है, ऑल दोज डेटाबेसेस दैट डू नॉट स्टोर data in the form of tables. So basically, non-relational database की जो category है, it's an umbrella term, and its identity is in contrast to relational databases. Relational तो सारी वो होगी जो टेबल के फॉर्म में डाटा स्टोर करती है। नॉन रिलेशनल उसके अलावा हर चीज है। ठीक है, और इसमें फिर ज़्यादा बहुत वैरायटी आ जाती है। जैसे की वैल्यू स्टोर्स मैंने आपको बताया, जो कीज और वैल्यूज की फॉर्म में डाटा स्टोर रखते हैं। जैसे आपने वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में देखा था ना, एक की होती है नेम, उससे अगेंस्ट एक वैल्यू पड़ी हुई है, फिर एक की है, फिर एक वैल्यू है, की है वैल्यू है, इस तरह करके। इनमें मूवमेंट नेस्टिंग नहीं होती, जिस तरह जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में आप ये कर सकते हैं कि एक की के अंदर एक और ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, उसके अपने कीज और वैल्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे वो सीन नहीं होता। बट अगर आपको इस तरह डॉक्यूमेंट सेव करने हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह की आपको स्टोरेज चाहिए, जिसमें कीज एंड वैल्यूज तो हो, लेकिन उसमें लाइक नेस्टिंग भी हो। ठीक है, तो उसके लिए फिर डॉक्यूमेंट स्टोर्स होते हैं। की वैल्यू स्टोर इन की वैल्यू पेयर्स। डॉक्यूमेंट्स दे स्टोर डेटा एज जेसॉन ऑब्जेक्ट्स। इसकी एग्जांपल है रेडिस, और इसकी एग्जांपल है मोंगोडीबी। गूगल की फायरबेस भी इसकी एग्जांपल है। ठीक है, हम सारे के रिलेशनल डेटाबेसेस के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। तो रिलेशनल डेटाबेसेस जो है वो डेटा को टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करती हैं, जिसका मतलब है कि हम इस डेटा को विजुअली देख भी सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। बिहाइंड द सीन ऑब्वियसली डेटा जो है वो हार्ड डिस्क पे सेव होता है, जाहिर है, और उसमें कहाँ सेव होना है? डेटा होगा तो हार्ड डिस्क के ऊपर ही पड़ा हुआ, इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। लेकिन रिलेशनल डेटाबेसेस जो है, इट्स अ सॉफ्टवेयर। आप उसे मसलन कहते हैं कि यार ये डेटा है, इसको सेव कर दो, तो वो जाहिर है उसने लिखना तो उसको हार्ड डिस्क पे ही है ना, और हार्ड डिस्क पे तो फाइल्स ही होती हैं। हार्ड डिस्क में तो कोई टेबल्स नहीं होते, बल्कि एक्चुअली हार्ड डिस्क पे तो जीरोस एंड वंस होते हैं। बट स्टिल, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे हार्ड डिस्क में हम क्या चीज स्टोर करते हैं? आप जब अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं या मैक ओएस में फाइंडर में जाते हैं, आप फाइल्स बनाते हैं ना, तो ये भी फाइल्स में ही सेव करता है, हार्ड डिस्क में चीजों को। लेकिन आपको ऐसे दिखाता है कि जैसे मैंने टेबल्स स्टोर किए हैं। ठीक है, अब आगे वो टेबल्स को किस तरह फाइल्स में स्टोर करता है, कौन सा टेबल कौन सी फाइल में जाता है, रोज कहाँ पड़ी होती हैं, और वो उनको ढूंढता कैसे है एफिशिएंटली, दिस इज नन ऑफ आर कंसर्न। वो उसका मसला है वो। ठीक है, बट हमें ऐसे लगता है जैसे एसक्यू, आप समझ ले एक्सेल है, एक एक्सेल फाइल जब आप सेव करते हैं,
ठीक है। तो एक एक्सेल फाइल एक्चुअली टेबल होती है ना, उसके अंदर टेबल पड़ा हुआ होता है, लेकिन जब वो आप सेव करते हैं उसको हार्ड डिस्क में, तो हार्ड डिस्क में तो जाहिर है कि वो एक फाइल की फॉर्म में सेव्ड है ना, और वो कुछ जीरोस एंड वंस की फॉर्म में वो हार्ड डिस्क के ऊपर राइट हुई हुई है। तो हाउ डज अ टेबल गेट ट्रांसलेटेड इनटू अ फाइल एंड फाइनली जीरोस एंड वंस, वो हमारा कंसर्न ही नहीं है। हमें बस नजर आ रहा होता है कि यार मैं टेबल में नई रो ऐड कर देता हूँ, नया कॉलम ऐड कर देता हूँ, हमें ये नजर आ रहा होता है। तो रिलेशनल डेटाबेसेस भी ऐसी हैं। बस द डिफरेंस बिटवीन एक्सेल एंड रिलेशनल डेटाबेसेस, इसके एक तो रिलेशनल डेटाबेस ज्यादा पावरफुल होती हैं, कहने के इनका पर्पस डिफरेंट है। एक्सेल इज अ, कहने के एक ह्यूमन सॉफ्टवेयर है, आई एज अ ह्यूमन विल यूज एक्सेल। रिलेशनल डेटाबेसेस आर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय अदर सॉफ्टवेयर। तो आप एक बैकएंड एप्लीकेशन लिखते हैं, वो एप्लीकेशन इस डेटाबेस से बात करेगी। जब एक यूजर उसको, आपके बैकएंड को रिक्वेस्ट भेजता है कि ये एक नया टू डू टास्क है जो मैंने क्रिएट करना है, आपके बैकएंड डेटाबेस से कहेगा कि यार ये टास्क जो है ना फिलहाल टेबल के अंदर रख दो, तो वो रख देगी। तो इस तरह से इनका जो डेटाबेसेस हैं उनकी बात आपके बैकएंड से हो रही होती है। इसलिए अक्सर इनका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी नहीं होता, इनका बस एक एपीआई होता है। तो ये जो जितने भी हैं कमर्शियल डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इन्हें टेक्निकली हम कहते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। जैसे कि ये आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, अगेन वो आप जो मैं जब मैं डेटाबेस बोल रहा हूँ ना, तो मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही की बात कर रहा हूँ। मैं इनको सिनोनिमसली यूज कर रहा हूँ कि इट एक्ट्स एज अ मिडल मैन बिटवीन आवर प्रोग्राम एंड द कंप्यूटर स्टोरेज। ठीक है, जैसे माई है या पोस्टग्रेस है। जब हमारा प्रोग्राम माई को बताता है कि यार एक नया टेबल बना दो या इसमें एक नई रो ऐड कर दो, माइस्क्यूएल उस टेबल को हार्ड डिस्क पे कहीं पे सेव करता है, लेकिन हमें हमारा वो कंसर्न नहीं कि वो कैसे करता है और वो कैसे उसको ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, हमें बस ये पता है कि डाटा टेबल की फॉर्म में स्टोर्ड है, जैसे एक्सेल में होता है, राइट। डीबीएमएस जो है एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? मैं उसके बारे में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? आप याद करें कि आपकी हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क पे तो जीरोस और वंस होते हैं ना। तो हार्ड डिस्क पे जीरोस एंड वंस होते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम पड़ा होता है, विच इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, राइट, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। वो क्या करता है कि जो जीरोस एंड वंस है उससे वो डील करेगा। उसके ऊपर जब आपकी एप्लीकेशन ने हार्ड डिस्क पे कुछ सेव करना होता है, तो आप अपनी एप्लीकेशन में डायरेक्टली जीरोस एंड वन नहीं लिख रहे होते, आप ऑपरेटिंग सिस्टम से कहते हैं, फाइल सिस्टम से कहते हैं कि यार ये फाइल है, मुझे इसको सेव करना है, इसको हार्ड डिस्क पे सेव कर दे। और ये काम करने के लिए फाइल सिस्टम आपके आपके बैकएंड को या जो भी एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं उसको कुछ कन्वीनियंट फंक्शंस देता है। ठीक है, जैसे एफ रीड, एफ राइट, आपने ये सी प्लस प्लस में पढ़े होंगे, CS100 कोर्स के एंड पे आप फाइल रीडिंग और फाइल रीडिंग फाइल राइटिंग से देखते हैं। तो तब आप ये कर रहे होते हैं ना, आप कुछ फंक्शंस कॉल कर रहे होते हैं। वो फंक्शंस ये कर रहे होते हैं कि वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से कह रहे होते हैं कि यार ये फाइल रीड मुझे करनी है, ये फाइल मुझे राइट करनी है। ठीक है, आगे उसको जीरोस और वंस में कैसे करना है, हार्ड डिस्क से कैसे इंटरेक्ट करना है हार्डवेयर से, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मसला है। एंड दिस बिकम्स अ लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। यू कैन सी कि एब्स्ट्रैक्शन का मकसद क्या होता है कि देयर इज समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स ऑन वन एंड, ठीक है, एंड यू वांट टू यूज इट, बट इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, सो यू क्रिएट अ लेयर इन बिटवीन जो उस कॉम्प्लेक्सिटी से खुद डील करती है और आपको एक सिंपल टू यूज इंटरफेस दे देती है। मे बी इट्स अ फंक्शन, और ये आपको एक एपीआई दे देती है, बट बस किसी तरह आपका काम आसान कर देती है। तो आप इससे डील करते हैं, इस लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से, और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसको अपने नीचे हाइड कर लेती है। ये ऐसी इमेजिन के, for example, and you see interfaces and abstractions everywhere, even in real life. Imagine you're driving a car, right? So when you press the AC button, what happens? Like under the hood, in the bonnet of the car, what happens? There must be several things that happen, right? Power comes in from the battery, the air conditioner is started up, maybe to start it there has to be a spark, maybe it also draws power from the generator that's inside the car. Every car has a generator. तो वो जो पूरी अंदर की चीजें आपको वो नहीं पता, एंड यू डोंट केयर। ठीक है, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ अ गुड कार, अ गुड पैनल। वो जो गाड़ी का पैनल होता है ना, दैट्स एन एब्स्ट्रैक्शन। क्या तुम्हें हम सिंपल टू यूज बटन्स दे देंगे, और पीछे क्या हो रहा है वो गाड़ी का मसला, वो जो पैनल है, दैट्स a लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। आपको ये नहीं करना पड़ता गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कि पीछे जाके आपको ऐसे स्पार्क करके गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है और पिस्टन को एक दफा खुद से लाना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ता, राइट। सो दैट्स आल्सो लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। या आप कह लें कि आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, तो उसमें द वेटर acts as the layer of abstraction. You don't have to actually go to the kitchen and like actually make the meal yourself, right? The restaurant itself is an abstraction. You tell them what you want, some magic happens पीछे, you don't care what happens, and you get the meal, right? That's another abstraction you can think of it. तो ये सारी layers होती हैं, तो आपकी एप्लीकेशन है वो ऊपर बैठी होती है।
इसी तरह से डीबीएमएस इज ऑल्सो लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। वो इसके ऊपर एक और लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। तो अगेन आपकी हार्ड डिस्क तो है ही, उसमें जीरो और वन में सब कुछ सेव हुआ है। उसके ऊपर फाइल सिस्टम बैठा हुआ है जो आपको कुछ ये फंक्शंस देता है, एफ रीड एंड एफ राइट, लेकिन ये फाइल्स में काम करते हैं। यू कैन टू रीड फ्रॉम फाइल्स, राइट टू फाइल्स, ठीक है। और भी एडवांस चीजें होती है इसके अंदर, लेकिन बेसिकली ये होता है। अब अगर हम अगर यहीं तक होता तो ये जिस तरह लेफ्ट लेफ्ट वाले कॉलम में देखें, हमारी एप्लीकेशन ने जो भी डेटा स्टोर करना है वो इन्हीं फंक्शंस यूज करके स्टोर करना, तो जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। और आपने ये किया भी होगा CS100 के फाइनल प्रोजेक्ट में। अक्सर ये रिक्वायरमेंट होती है, जब मैं टीए था तब हमने जो रिक्वायरमेंट रखी हुई थी कि आपने जो भी एप्लीकेशन लिखनी है, जैसे आप वो एक लाइब्रेरी सिस्टम लिख रहे हैं या रेस्टोरेंट सिस्टम लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, उसका डेटा आपने परसिस्ट करना है एक फाइल के अंदर। तो यूजली बच्चे ये करते थे कि लेट्स से जो डेटा है वो एक अरे है, अरे ऑफ बुक्स है जो भी है, तो वो उसको एक टेक्स्ट फाइल पे राइट करते थे, ठीक है। और जब एप्लीकेशन स्टार्ट होती थी तो उस टाइम उसमें से रीड करके, अब वो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट में से रीड करके वापस अरे कंस्ट्रक्ट करते थे, राइट। तो वो जाहिर है कि यू कैन इमेजिन कि वो कितना इनकन्वीनियंट होता था, राइट। तो वी डोंट वांट टू हैव टू डू दिस एवरी एवरी टाइम, जैसे कि आप करते थे। सो व्हाट वी डू इज वी क्रिएटेड बिटवीन आवर एप्लीकेशन एंड द फाइल सिस्टम अनदर लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि इवन द फाइल सिस्टम, ठीक है, जीरो और वन से तो वो आसान है, लेकिन इवन द फाइल सिस्टम वाज नॉट एन इजी इनफ एब्स्ट्रैक्शन। दैट इज द डीबीएमएस। एंड व्हाट द डीबीएमएस डज इज कि वो फाइल सिस्टम से डील करना, फाइल्स में राइट करना वो खुद देख लेता है। आपको वो प्रोवाइड करता है सिंपल कॉन्सेप्ट्स लाइक टेबल्स एंड रोज। तो आप उसको इस लैंग्वेज में उससे बात करते हैं कि यार एक टेबल बना दे, वो टेबल बना देता है। आप उसे कहते हैं फलाने टेबल के अंदर फलाना रो इंसर्ट कर दे, वो कर देता है। या आप उसे कहते हैं फलाना जो टेबल है उसमें से मुझे एक सर्टेन रो ढूंढनी है, वो ढूंढ के ला दे, वो ला देता है, ठीक है। अब वो ये काम फाइल्स में कैसे करता है हमारा मसला नहीं है, ठीक है, दैट्स इट्स प्रॉब्लम। सो ये चीज समझ में आ रही है कि वेयर एग्जैक्टली अ डीबीएमएस स्टैंड्स, ठीक है। या डीबीएमएस कह रहा हूँ मैं, आई जस्ट मीन डेटाबेस, राइट, कूल, इट्स क्लियर। अच्छा, इसी एग्जांपल वही है कि मिसाल के तौर पे हम मुझे कहना है यार डेटाबेस से अपने, विच इज माई एसक्यूएल, मैं माई से कहता हूँ और माई फिर आगे स्टोरेज से कहती है। तो मैं माई से कहता हूँ कि यार एक एक टेबल क्रिएट कर दो जिसका नाम है स्टूडेंट्स। तो माई लेट से मिसाल के तौर पे कि सी ड्राइव में अपने माई के फोल्डर में टेबल्स में एक फाइल बनाई थी स्टूडेंट्स डॉट टी के नाम से, और मुझे बताती है कि टेबल बन गया। मैं उसे कहता हूँ कि अच्छा, और उसके अंदर वो जैसे भी उसके अंदर क्या क्या रखती है, उस फाइल के अंदर किस फॉर्मेट में टेबल सेव करती है मुझे नहीं पता। मे बी वो हर सेंटेंस को एक रो कंसिडर करती है, हर सेल के दरमियान में कॉमा लगाती है, आई हैव नो आइडिया एंड आई डोंट केयर। मैं उससे कहता हूँ दो कॉलम्स बना दो, मे बी वो वहां पे ऐसे पहली लाइन पे दो कॉलम लिख देती है जाके टेक्स्ट में। मैं उससे कहता हूँ कि एक रो डाल दो जिसमें पहले कॉलम में रोहान होगा, नेम वाले कॉलम में, और ईमेल वाले कॉलम में ये होगा। मे बी वो ऐसे ही सेव करती है, अगली एक नई लाइन बनाती है, उसमें रोहान कॉमा और फिर अगले अगले कॉलम की वैल्यू इस तरह लिख देती है, ठीक है। ऐसे मे बी दैट्स हाउ इट डज इट। बट अगेन पॉइंट इज के मेरे परस्पेक्टिव से आई डोंट केयर कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मैं माइस्क्यूल से बात कर रहा हूँ इस लैंग्वेज में, टेबल्स कॉलम्स और रोज की लैंग्वेज में, विच इज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी, ठीक है। सो ये आपका पर्सपेक्टिव है कि आपको ये नजर आ रहा होता है, और पीछे सारा कुछ जो है माइस्क्यूल देख लेती है कि आपके पास एक टेबल है जिसमें नेम का कॉलम है, ईमेल का कॉलम है, नेम में नेम पड़े हुए हैं, ईमेल में ईमेल पड़े हुए हैं, ठीक है। सो ये रिलेशनल डेटाबेसेस होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में जब आप डेटाबेसेस का कोर्स पढ़ेंगे लम्स में, तो आपको यूनिवर्सिटी डेटाबेस स्कीमा मोस्ट मोस्ट प्रॉब्ली पढ़ाएंगे, डॉक्टर नवीद होंगे या जो भी होंगे वो ये पढ़ाएंगे। तो वेन एवर वी वॉन्ट टू सॉर्ट ऑफ, हम भी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक यूनिवर्सिटी की डेटाबेस का आपने स्कीमा बनाना है। स्कीमा से मुराद होती है कि ये डिसाइड करना, डिजाइन करना कि डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स होंगे, किस टेबल में कौन कौन से कॉलम्स होंगे, कौन कौन सी रोज होंगी। ये चीज डिसाइड करना इज कॉल्ड मेकिंग द स्कीमा ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। तो हम पहले डिसाइड करेंगे हम टेबल्स कौन से बनाएंगे, कौन से कॉलम्स बनाएंगे उनमें, इसको स्कीमा कहते हैं। तो हम अभी फिलहाल पहला कॉलम बनाते हैं विच जो जो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, ठीक है। तो हम जो टेबल बनाएंगे उसका नाम होगा स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस टेबल में कौन कौन से कॉलम हो सकते हैं, स्टूडेंट की आईडी हो सकती है, रोल नंबर कह लें, स्टूडेंट का नेम, उसका ईमेल, उसका स्कूल और उसका मेजर फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये कॉलम्स हम रखेंगे उसके अंदर। सो यूनिवर्सिटी डेटाबेस के अंदर ये आपके पास एक टेबल आ गया जिसमें ये कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल, स्कूल, मेजर। इसके अंदर हम डेटा रख सकते हैं, फिर हम इसके अंदर रोज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम्स को बाय द वे रिलेशनल डेटाबेसेस की लैंग्वेज में एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। बट अगेन जब आप एकेडमिकली पढ़ रहे होंगे ना कोर्सेज के अंदर रिलेशनल डेटाबेसेस को, तो वो यही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, वो एट्रीब्यूट्स बोलेंगे कॉलम्स को, टेबल्स को रिलेशंस बोलेंगे। लेकिन जब इंडस्ट्री में आप आते हैं ना, तो इंडस्ट्री में कॉलम्स, टेबल्स और रोज ही लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, इंडस्ट्री में कोई नहीं बोलता इस तरह के एकेडमिक टर्म्स।
तो ये एक आपने रो ऐड कर दी, ठीक है। जो रो होती है ना एक, उसको एकेडमिक्स जो है वो टपल कहते हैं, हम उसे रो ही कहते हैं इंडस्ट्री के अंदर। ये एक और रो आ गई, ये एक और रो आ गई, ये एक और रो आ गई, ठीक है। तो इस तरह से एक टेबल बनता है। एंड यू कैन इमेजिन कि एक जो कॉलम है, उसको उसको ये एकेडमिक्स जो है वो एट्रीब्यूट कहते हैं, हम जो मर्जी कहें। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग, एक जो इंपॉर्टेंट चीज सीखने की है वो ये है कि हर, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेल टेबल्स एंड tables in a relational database, which is कि in every relational database, in every table there is one column जिसको आप डेजिग्नेट करते हैं एज द प्राइमरी की ऑफ द कॉलम, ठीक है। जब आप एक कॉलम बना, एक टेबल बनाते हैं, आपको बताना पड़ता है कि इस टेबल का की प्राइमरी की कौन सी है। द प्राइमरी की ऑफ अ टेबल इज अ कॉलम जिसकी वैल्यू हर रो में यूनिक होती है, ठीक है। सो इन दिस केस दैट इज द स्टूडेंट आईडी। नो टू स्टूडेंट्स विल एवर हैव द सेम स्टूडेंट आईडी, राइट, दैट इज नॉट पॉसिबल। नेम दो बच्चों का एक हो सकता है। ईमेल भी, खैर यू कैन से कि हाँ, ईमेल को भी आप यूज कर सकते हैं एज अ प्राइमरी की। ईमेल भी दो बच्चों का सेम नहीं होता। अगेन ये हो सकता है कि ईमेल एड्रेस अगर लम्स ईमेल नहीं है, ये जीमेल का ईमेल है, तो ये हो सकता है कि दो बच्चे हो वो गलती से एक ही ईमेल लिख दें, या वो शेयर कर रहे थे एक ईमेल, या ऐसी कोई चीज हो गई। या एक कंपनी का ईमेल लिख दें दोनों, और दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है। तो वो इस तरह के मसले हो सकते हैं। तो इसलिए ईमेल भी अक्सर हम यूज नहीं करते हैं प्राइमरी की। यूजुअली हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू या इस तरह की चीज यूज करते हैं, जैसे कि रोल नंबर कह लें, या सीएनआईसी नंबर कैन बी अ गुड प्राइमरी की, ठीक है। अगर आप इन लोगों की इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं, ठीक है। स्कूल आ गया, मेजर आ गया, ये भी अगेन प्राइमरी कीज नहीं। प्राइमरी की तो होता क्या, बेसिकली आप जब टेबल बनाते हैं ना, जब डेटाबेस से कहते हैं कि टेबल बना, तो डेटाबेस आपसे कहती है कि मुझे बताओ कि इसमें व्हाट कैन आई यूज टू आइडेंटिफाई अ रो, ठीक है। देयर हैज टू बी, ईच रो हैज टू हैव सम आइडेंटिटी। इफ देयर इज नो प्राइमरी की तो क्या होगा, यू कैन हैव टू रोज दैट आर परफेक्टली आइडेंटिकल, राइट। उनके सारे कॉलम्स एग्जैक्टली सेम हो सकते हैं, क्योंकि फिर देयर इज नो यूनिक वैल्यू ना। तो फॉर एग्जांपल इसमें इमेजिन करें अगर स्टूडेंट आईडी कॉलम ना होता, तो you could technically have a row, two rows that are exactly the same, एक ही ईमेल, एक ही नाम, एक ही स्कूल, एक ही मेजर, ठीक है। And that makes things very complicated. So relation databases, they force you to have one column that you say is the primary key, and then they enforce this rule, which means कि in the future if you try to add a new row जिसमें you try to use a student ID that is already in the table, तो वो आपको नहीं करने देता, ठीक है। The primary key is unique for every row. No two rows have the same value for primary key. The primary key is used to identify a row, ठीक है। प्राइमरी की जो है एक्सेल में, आप समझे कि ये जो लेफ्ट साइड पे ये एक फिक्स्ड रो होती है ना, लेफ्ट पे 1 2 3 4 5 6 7, आप समझे कि ये प्राइमरी की है, ठीक है। एक्सेल यूजेस दिस टू आइडेंटिफाई ईच रो, क्योंकि एक्सेल को भी कुछ तो चाहिए ना, एक एक यूनिक आइडेंटिफायर हर रो का, ताकि अगर आप उसे कहते हैं कि यार मुझे फलां रो को मूव करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट नीड्स सम वे ऑफ नोइंग कि आप कौन सी रो की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि डेटा तो दो रोज का आइडेंटिकल भी हो सकता है, तो एक्सेल फिर ये लेफ्ट पे जो आपको कॉलम नजर आता है, फिक्स्ड कॉलम, ये वो इसको यूज करता है एज द प्राइमरी की। उसको ये बात वो ये बोलते नहीं है, लेकिन यू कैन से कि इट्स एनालॉगस टू व्हाट अ प्राइमरी की इज इन अ डेटाबेस, ठीक है, ये वाला कॉलम। सो हम लेट से इसमें या क्या क्या करते हैं कि ये स्टूडेंट्स टेबल है हमारा। अब हम लेट से एक और टेबल ऐड कर देते हैं, लेट्स से द कोर्सेज टेबल, ठीक है। ये कोर्सेज टेबल हो गया। हर कोर्स का एक कोड होता है, जैसे CS 100, MGMT 210, वट एवर। कोर्स का टाइटल होता है, उसका इंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। नाउ द कोर्सेज टेबल मस्ट ऑल्सो हैव अ प्राइमरी की, तो कोर्स कोड को हम प्राइमरी की कह सकते हैं, राइट। CS 100 या जो भी है, ये प्राइमरी की होती है। दो कोर्सेज का कोड सेम कभी भी नहीं होता, राइट। तो ये कोर्सेज टेबल आ गया, इसमें भी आप रोज ऐड कर सकते हैं, CS 100, MGMT 102 वगैरह वगैरह, ठीक है। Now let's talk about relations in a database. This is an important concept. But before I do that, um, let's सॉरी let's सर, just dive एक into the मिनट। code. Uh-huh. सर, आप दो टेबल्स का बोले ना, तो Mm-hmm. जैसा अगर स्टूडेंट्स टेबल में अपन प्राइमरी की 1 2 3 4 5 यूज कर रहे हैं, तो Hmm. कोर्सेज टेबल में भी कैन वी यूज 1 2 3 4 5 एज द प्राइमरी की बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली सेपरेट टेबल? तो कैन यू डू हाँ हाँ दैट और डू बिल्कुल। यू हैव टू हाँ चेक द आईडीज? हाँ, वो ग्लोबली यूनिक होनी चाहिए, उस टेबल के अंदर वो यूनिक होनी चाहिए, तो हाँ आप कर सकते हैं बिल्कुल। ओके स्टूडेंट्स के अंदर सर। भी एक प्राइमरी की कॉलम में एक आईडी हो सकती है 1, और कोर्सेज में भी एक आईडी हो सकती है 1, बस उस टेबल की हद तक उसको यूनिक होना चाहिए, ओके सर। ठीक है। तो मैंने अभी अपने पास पोस्टग्रेस इंस्टॉल की है, वी विल यूज पोस्टग्रेस इन दिस कोर्स। इससे पहले मैं माइस्क्वेल यूज करता था, इस वाले में पोस्टग्रेस यूज कर रहा हूँ। एंड दीज एप्ली जब आप डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं ना, आप गूगल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इनको, DBMS को। तो ये जब आप इनको स्टार्ट करते हैं ना, मैंने और बहुत से तरीके इंस्टॉल इंस्टॉल करने के ना, मैंने डॉकर के थ्रू किया हुआ है।
आप इसको लाइक CLI के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं इनको, वट इनका अक्सर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप या तो CLI से इंस्टॉल कर रहे होंगे उसको टर्मिनल से, या डॉकर से चला रहे होंगे। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करें। और डॉकर इस कोर्स में हम कवर नहीं करते, बट आप CLI से चला लें। जब ये रन हो रही होती है ना पोस्टग्रेस या कोई भी डेटाबेस सिस्टम, तो ये इट्स बेसिकली अ वेब सर्वर। जो उसका जो इंटरफेस है ना उसका, इट्स अ वेब सर्वर। तो वो एक स्पेसिफिक पोर्ट पे चल रही होती है, विच इज आई थिंक 5432 पोर्ट नंबर। एंड मैं का रिक्वेस्ट भेजूं 5432 पे, तो ठीक है, एम्प्टी रिस्पॉन्स आ जाता है। बट बेसिकली वो 5432 पोर्ट के ऊपर चल रही होती है, ठीक है। और आपकी एप्लीकेशन जब उससे बात करती है ना, तो बेसिकली ऐसी करती है कि वो लोकल होस्ट 5432 पे उसको रिक्वेस्ट भेजती है, और वहां से उसको रिस्पॉन्स आता है। ऑफ कोर्स हम एप्लीकेशन के कोड में ऐसे नहीं कर रहे होते हैं कि हम फेच कॉल लिख रहे होते हैं। इन ये जो DBMSs है, इनकी ना लाइब्रेरीज आती हैं। Node.js की अपनी लाइब्रेरी होगी, इनकी पाइथन की अपनी होगी, जिसमें फंक्शंस मिलेंगे आप, ठीक है। आप वो फंक्शन कॉल करते हैं, अंडर द हुड वो फंक्शन ये कर रहा होता है कि वो लोकल होस्ट 5432 पे एक कॉल मार के रिस्पॉन्स आपको देता है। बट आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि ये असल में एक API कॉल जा रही है विद इन द सिस्टम। आपको बस ये लगता है कि ये एक फंक्शन है, आई कैन यूज इट टू टॉक टू द डेटाबेस, और इसलिए वेरी कन्वीनियंट। लेट मी स्टार्ट अ न्यू एक्सप्रेस सर्वर। मैं इस दफा npm की जगह, आपने npm अब तक यूज कर लिया राइट, हम npm नेट करते हैं, एक नई रेपो बन जाती है। मैं pnpm यूज करूंगा, इट्स अ मॉडर्न ऑल्टरनेटिव टू npm, इट्स मच फास्ट। pnpm इनिट किया, इसने एक नया पैकेज जेसन फाइल बना दी। इसमें मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ express.js। अच्छा, ये हमने इंस्टॉल कर ली। अब मैं यहाँ पे server.js इंस्टॉल करता हूँ, ऐड करता हूँ, ठीक है। इसमें आई कैन रिक्वायर express। express is a function, gives me an app.listen, let's listen on port 350 3050। जब ये सर्वर स्टार्ट होगा, इट विल से started listening on port 3050। और मैं एक एंड पॉइंट लिख देता हूँ, सॉरी, app.get स्लैश एंड पॉइंट। इसको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिलता है, ये बस रिस्पॉन्स में फिलहाल सेंड कर दे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ मैं, तो आई से लोकल होस्ट 3050। तो ये गेट रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। अच्छा, नाउ इन ऑर्डर टू यूज पोस्टग्रेस, सो पहले तो आप ये करते हैं कि हम पोस्टग्रेस को हम खुद से जब एक्सेस करना चाहते हैं आउटसाइड एप्लीकेशन, तो कई कई तरीके हैं उसके। एक उसका आप कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक डीबीवर के नाम से है, फ्री यूनिवर्सल डेटाबेस टूल। आई थिंक ये सबके साथ काम करता है, ना न सिर्फ पोस्टग्रेस के साथ, ये MySQL, पोस्टग्रेस, MariaDB, SQLite, अपाचे सबके साथ काम करता है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। आई शो यू विंडोज, मैक, एप्पल सिलिकॉन। पोस्टग्रेस कैसे इंस्टॉल करनी है, उस पर आपको यूट्यूब वीडियो या गूगल से, जेमिनी से पूछेंगे, या ChatGPT से, किसी से, तो आपको बता देगा। वो इसका मसला नहीं है। आई क्लिक्ड एंटर, इसने खोली नहीं फाइल, खुल गई, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए आई विल मूव इट हियर। ये चीज मुझे मैक की काफी पसंद है। इतनी भी है, ओपन, कंफर्म, नो। अच्छा, यहाँ जाते हैं। अच्छा, जब आप डेटाबेस अपनी इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपसे वो कुछ क्रेडेंशियल्स कहेगा कि सेट करें, अपना एक यूजर नेम सेट कर लें, अपना एक पासवर्ड सेट कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है डेटाबेस में वो होती है ना, कभी कभी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। और आप नहीं चाहते कि आपकी डेटाबेस कोई भी एक्सेस कर ले। तो इसलिए वो मुझे पहले से कनेक्ट करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि मैं पोस्टग्रेस से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, पोस्टग्रेस से। नेक्स्ट, ये मुझसे अब ये चीजें पूछेगा। पहले पूछेगा कि ये कहाँ पे चल रही है डेटाबेस, होस्ट क्या है। मैं कहूंगा ये लोकल होस्ट पे चल रही है, नहीं मेरी लैपटॉप पे चल रही है। ऐसा भी होता है कि आपने कभी कभी कोई डेटाबेस कहीं चलाई हुई है किसी सर्वर पे, आपने अपना सर्वर रखा हुआ है US में कहीं पे, तो यहाँ पे फिर आप उसका
यूआरएल या उसका आईपी एड्रेस वो बताते हैं, आप कहाँ पे पड़ा हुआ है सर्वर आपका, जहाँ जिसपे कौन सी मशीन है जिसपे बेसिकली वो चल रही है पोस्टग्रेस। तो इस केस में हमारी मशीन ही है, तो इसलिए मैं लोकल होस्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। उसका आपने पोर्ट बताना होता है, वो बाय डिफॉल्ट 5432 होता है, मैंने उसको नहीं छेड़ा। डेटाबेस का नाम बताना होता है आपने उसका। Postgres के DB Postgres is a DBMS. It's a database management system. When you install Postgres, you can create many databases inside it. इसलिए शायद इसको DB database कहना भी नहीं चाहिए, DBMS कहना चाहिए, कि it allows you to manage databases. You can create multiple databases in Postgres. So Postgres है, उसमें you create multiple databases. Let's say each database is for a different application, a different project you're working on. और उसमें let's say एक आप यूनिवर्सिटी के लिए सिस्टम बना रहे हैं, उसमें एक यूनिवर्सिटी डेटाबेस के नाम से यूनिवर्सिटी डेटाबेस होगी, और हर डेटाबेस के अंदर अपने टेबल्स होते हैं। तो इस तरह से चलेगा। तो यूजर नेम जो है मैंने पोस्टग्रेस रखा हुआ है, पासवर्ड जो है मैंने अपने रखा था, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड आई से फिनिश। ये कनेक्ट करने की अब कोशिश करेगा। इट्स डाउनलोडिंग पोस्टग्रेस के ड्राइवर्स। डाउन कर ले डाउनलोड, नहीं, आई हैव गुड इंटरनेट, इट शुड नॉट टेक लॉन्ग। हो गया। ये हम अब यहाँ पे डेटाबेसेस में जाते हैं, पोस्टग्रेस में जाते हैं, स्कीमास में जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, टेबल्स में जाते हैं। इसमें फिलहाल कोई टेबल्स नहीं पड़ा है, कोई मसला नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको एडिट कनेक्शन में जाता हूँ, मैं यहाँ से इसका टेबल का नाम चेंज कर देता हूँ। अच्छा, इसमें लेट्स से अभी कोई है ही नहीं डेटाबेस बनी हुई, तो हम बना लेते हैं। हम इस तरह करेंगे कि आप अपनी पोस्टग्रेस डेटाबेस से कनेक्ट करें, ठीक है। उसको करने के कई तरीके हैं, आप यहाँ से भी आई थिंक डेटाबेस बना सकते हैं। डेटाबेसेस में मैं यहाँ से क्रिएट न्यू डेटाबेस क्लिक करता हूँ। आई कैन क्रिएट अ डेटाबेस नेम्ड टीचिंग फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, ये बन गई है, ठीक है, टीचिंग डेटाबेस। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आके इसके अंदर कोई टेबल्स वगैरह अभी तो नहीं पड़े हुए, बट इसमें आई कैन क्रिएट अ टेबल। पब्लिक में जाके टेबल्स में जाके आई कैन राइट क्लिक एंड से क्रिएट न्यू टेबल, ठीक है। सो इट विल अलाउ मी टू डू ऑल ऑफ दिस स्टफ, आई कैन सेट द कॉलम्स एंड व्हाटएवर, बट अगेन दिस इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड वी फ्राउन अपॉन यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस, ठीक है। इट्स बेटर टू नॉट यूज देम एंड टू गेट यूज टू यूजिंग terminal interfaces. So terminal में when you want to access your database, जो कि इस वक्त चल रही है पोर्ट 5432 पे, तो उसके लिए एक जिस तरह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यूज करने के लिए there was सॉफ्टवेयर, टर्मिनल में यूज करने के लिए भी देर आर सॉफ्टवेयर। मैंने चूंकि डॉकर में चलाया हुआ है, दिस इज अ पर्टिकुलर कमांड आई नीड टू रन। इफ आई रन दैट, नाउ आई एम इनसाइड पोस्टग्रेस, ठीक है। बट दैट मींस ये यहाँ पे लिखा रहा है पोस्टग्रेस। अब मैं जो भी बेसिकली यू कैन इमेजिन के नाउ आई कैन टॉक टू माय डेटाबेस, ठीक है। आप भी जब करेंगे पोस्टग्रेस इंस्टॉल करेंगे, तो एक CLI टूल आता है, उसका नाम PSQL होता है मेरे ख्याल है। आपको आप जब जेमिनी से पूछेंगे, वो आपको PSQL इंस्टॉल करवाएगा, उसके थ्रू आप फिर कमांड्स दे सकते हैं अपनी डेटाबेस को। तो फॉर एग्जाम्पल आई कैन से /L, this gives me the list of databases in this DBMS, and you see there is this database teaching जो भी हमने बनाई थी। मैं क्यों दबाता हूँ इसको बंद करने के लिए। I want to connect to this database, so I will say /C and then teaching. You are now connected to the database teaching as this user, ठीक है। मल्टीपल यूजर्स भी आप बना सकते हैं DBMS के अंदर, where each user has different levels of access. किसी यूजर को लेट्स से टेबल बनाने की इजाजत है, लेकिन डिलीट करने की इजाजत नहीं है। किसी यूजर को इंसर्ट करने की इजाजत नहीं है, सिर्फ रीड करने की इजाजत है। इस तरह आप मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं लोगों को एक्सेस देने के लिए। अब मैं बेसिकली टीचिंग वाली डेटाबेस के अंदर आ गया हूँ, इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है टीचिंग। यहाँ पे अगर मैं /DT करूँ, तो ये सारे टेबल्स को लिस्ट करता है, ठीक है। तो ये कह रहा है डिड नॉट फाइंड एनी रिलेशंस, कोई टेबल्स अभी हमने क्रिएट ही नहीं किए हुए, तो ज़्यादा पड़े भी नहीं हुए। बट आई कैन क्रिएट अ न्यू टेबल, ठीक है। उसके लिए जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह होता है। लेट मी शो यू। मैंने यहाँ पे कहीं पे सिंटैक्स इसमें नहीं लिखा हुआ, लेट मी शो यू। Syntax for creating a new users table, let's say students table in Postgres with uh, ID, name, email। तीन ही कॉलम्स थे, हमने क्या कहा था स्लाइड्स में अपनी, एंड स्कूल एंड मेजर। फिलहाल तीन रखते हैं, चलिए। अच्छा ठीक है भाई। तो ये सिंटैक्स होता है, ठीक है, इसका क्रिएट टेबल। आप उसका कमांड देते हैं, टेबल का नाम बताते हैं, फिर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप उसे बताते हैं इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं। ईच कॉलम इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा, ठीक है। सो द फर्स्ट कॉलम इज दिस, इट्स नेम इज ID, ठीक है। इट इज सीरियल इन द सेंस कि इट इज अ नंबर, न्यूमेरिक है ये, ठीक है, सीरियल नंबर 1 2 3 4।
और ये हमारी प्राइमरी की है। मैं बताया था ना आपको प्राइमरी की बताना पड़ता है कौन सा कॉलम है, तो ये हमारा प्राइमरी की बनेगा जो आईडी है। ठीक है। नेम जो है, नेम इज व्हाट, इट्स अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को डेटाबेस टर्मिनोलॉजी में अगेन हर डीबीएमएस की अपनी टर्म्स होती हैं। कुछ में टेक्स्ट कहते हैं, इसमें वारकार कहते हैं, इसमें पोस्टग्रेस में आई थिंक टेक्स्ट का डेटा टाइप भी होती है, लेकिन वारकार इज वारकार आई थिंक स्टैंड्स फॉर वेरिएबल कैरेक्टर। वारकार का फायदा ये है कि इसमें आप एक लिमिट बता सकते हैं कि कितने कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग अलाउड होगी नेम के अंदर। ठीक है। तो हमने कहा है 100, तो 100 कैरेक्टर से लंबा नेम स्टोर किया नहीं जाएगा, इसके अंदर अलाउड नहीं होगा। ठीक है। बाकी नॉट नल, यूनिक नॉट नल, ये अगेन कंस्ट्रेंट्स हैं, हम इनकी बात बाद में करेंगे। बट लेट मी क्रिएट दिस डेटाबेस फॉर नाउ। यहाँ पे आके क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट्स राउंड ब्रैकेट्स, और हर हर एसक्यूएल, बाय द वे जो लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ना, ये दिस इज कॉल्ड एसक्यूएल। एसक्यूएल इज द लैंग्वेज यू यूज टू टॉक टू योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। एसक्यूएल इज स्टैंडर्ड अक्रॉस डीबीएमएसएस, पोस्टग्रेस हो, माई एसक्यूएल हो, जो भी हो, वो एसक्यूएल वही यूज करती हैं बस, लेकिन माइनर माइनर डिफरेंसेस कुछ जगहों पे आ जाते हैं। बट अदर देन दैट इट्स द सेम। मतलब मैं आपको दिखाऊं, माई एसक्यूएल का सिंटैक्स डू द सेम थिंग, वो ये है। ठीक है। एग्जैक्टली वही चीज है, बस माइनर डिफरेंसेस क्या है, उसमें भी वारकार है, एज इट इज है, सब कुछ सेम है। बस उसमें सीरियल को इंट कहते हैं माइस्क्यूएल में। ठीक है। और उसमें आपको ऑटो इंक्रीमेंट बताना पड़ता है, विच मीन्स के जब भी मैं इस टेबल में एक नई रो इंसर्ट करूं, तो आईडी के वैल्यू को उसमें खुद ही +1 कर देना, मुझे मुझे खुद से आईडी बतानी नहीं पड़ेगी, वो खुद से कर देगा। आई थिंक पोस्टग्रेस में ये आपको कहने नहीं पड़ता, पोस्टग्रेस में जब सीरियल बोलते हैं तो वो दोनों चीजें खुद ही कर लेता है। इट नोस की सीरियल नंबर है, तो जाहिर है कि इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी होना है। तो इस तरह की माइनर डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन यू कैन सी द लैंग्वेज इज द सेम। ठीक है। लैंग्वेज वही है। तो यहाँ पे मैं आके एसक्यूएल में आई एम टॉकिंग टू माय डेटाबेस, आई टेल इट, लेट्स टेल इट, ओह सॉरी, द कॉलम्स, आई विल से कि एक आइडिया कॉलम है जो कि सीरियल है और प्राइमरी की है। ठीक है। हमारे पास एक और कॉलम है विच इज नेम, विच इज varchar 100, और नॉट नल। नॉट नल का मतलब है, जब आप कहते हैं नॉट नल, तो आप डेटाबेस से कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी रो नहीं होनी चाहिए जिसमें नेम एम्प्टी हो। जब भी इस टेबल में कोई रो इंसर्ट की जाएगी, उसमें नेम बताना लाजमी है, नेम नल नहीं हो सकता, नल का मतलब एम्प्टी, नेम नल नहीं हो सकता। ठीक है। यानी कुछ कॉलम्स होंगे ना जो जो होंगे, कह लें कि मतलब वो है ऑप्शनल है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रदर नेम मिसाल के तौर पे। ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे को भाई ना हो, तो वो आप ऑप्शनल कॉलम होगा, इन दैट केस आप नॉट नल नहीं लिखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट एवरी कॉलम इज ऑप्शनल अनलेस यू एक्सप्लिसिटली से कि ये ऑप्शनल नहीं है, इट कैन नॉट बी नल। तो मैं नेम को एक रिक्वायर्ड कॉलम बना रहा हूँ, क्योंकि हर स्टूडेंट का नेम होना जरूरी है। फाइनली विल हैव एन ईमेल कॉलम, अगेन varchar 100 नॉट नल। एंड पे हमें कॉमा नहीं देते मेरे ख्याल है। हाँ। और एक हम राउंड ब्रैकेट लगा के बस और सेमी कॉलन से खत्म कर देंगे। इंटरेस्टिंग। चलो मैं दोबारा लिखता हूँ इसको एक ही लाइन में। स्टूडेंट्स आईडी सीरियल प्राइमरी की नेम varchar 100 not null, email varchar 100 not null। शायद मैंने कोई क्या एडिट किया, क्रिएट स्टूडेंट्स, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। अच्छा मैं क्रिएट डेटाबेस कह रहा हूँ यार, देखो क्या हो रहा है, टेबल, क्रिएट टेबल। ठीक है, हो गया। नाउ इफ आई से /dt, तो मुझे ये दिखाता है कि मेरे पास लिस्ट ऑफ रिलेशंस में एक ये स्टूडेंट्स का रिलेशन है। ठीक है। और मैं /dt+ अगर करता हूँ तो मुझे आई थिंक और डिटेल्स देता है वो, उसके बारे में स्टूडेंट्स का टेबल है। और मैं आई थिंक आई कैन इवन कनेक्ट टू /dt स्टूडेंट्स, तो मुझे स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी देगा। हाँ /स्टूडेंट्स, तो ये मुझे बता रहा है कि उसमें एक आईडी का कॉलम है जो कि इंटीजर है, नेम है वेक्टर कैरेक्टर वेरिंग 100, इन द ईमेल है, इसमें ये नॉट नल है, और आईडी जो है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, विच इसके वो खुद ही इंप्लीमेंट होती रहती है। इंडेक्सेस हैं, ये हम बाद में बात करेंगे क्या होते हैं। बट पॉइंट इस कि अब मैंने एक टेबल बना लिया हुआ है। ठीक है। एंड आई कैन इवन गो टू वो जो dbeaver हमने इंस्टॉल किया था, और उसमें भी आपको ये नजर आ रहा होगा, क्योंकि अगेन इमेजिन इस तरह कि, लेट मी क्रिएट अ ड्राइंग फॉर यू। मेरा जो सिस्टम है उसमें इमेजिन करें कि ऐसे पीछे एक प्रोग्राम चल रहा है विच वी कॉल पोस्टग्रेस। ठीक है। पोस्टग्रेस इज प्रोग्राम
एंड इट एक्सपोजेस अ पोर्ट। एक वेब एप्लीकेशन है ना, जिस तरह हमारा बैकएंड होता है, हम जब लिखते हैं नोड.जेएस में, तो एक पोर्ट पे एक्सपोज होता है, ठीक है। अब उसको रिक्वेस्ट आप पोस्टमैन से भेजें, चाहे आप ब्राउजर से भेजें, चाहे टर्मिनल से भेजें, जहाँ से मर्जी भेजें, एप्लीकेशन तो सेम है ना। तो ऐसी पोस्टग्रेस एप्लीकेशन जो कि एक्सपोज करती है पोर्ट 5432, ठीक है। और अब हम इसको दो तीन जगहों से एक्सेस कर रहे हैं। हम इसे एक्सेस कर रहे हैं फ्रॉम अ टर्मिनल, जिस तरह मैं भी कर रहा था, राइट। यहाँ से टर्मिनल से मैं जब एक कमांड लिखता हूँ, एंटर दबाता हूँ, तो होता क्या है कि टर्मिनल में मैं जो CLI टूल यूज कर रहा हूँ, इन दिस केस मैं यूज वैसे PSQL ही कर रहा हूँ, आप भी PSQL यूज करेंगे। तो आप जब लिखते हैं PSQL स्पेस और फिर आप कोई कमांड लिखते हैं, तो व्हाट इट डज इज कि इट सेंड्स ट्रांसलेट्स योर कमांड इनटू अ वेब रिक्वेस्ट, और वो उसको ऐसे भेजता है, ठीक है। सिमिलरली जब मैं डीबीवर यूज कर रहा हूँ, तो डीबीवर क्या करता है, वो आपकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दे रहता है। तो डीबीवर में अगर मैं क्लिक करूंगा कहीं पे क्रिएट टेबल के बटन के ऊपर, तो वो भी यही करेगा कि इट विल कन्वर्ट इट इनटू अ रिक्वेस्ट एंड सेंड इट एज सो। और वो जो रिक्वेस्ट जाती है उसमें जो 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 कमांड जाता है वो एसक्यूएल लैंग्वेज में जाता है, ठीक है। तो इसको मिलती है स्ट्रिंग एसक्यूएल, ठीक है। और एसक्यूएल को फिर पोस्टग्रेस रन करती है, ठीक है। तो जो एक्चुअल बात होती है वो एसक्यूएल में होती है। बाकी अब जाहिर है कि हम और भी तरीके होंगे, हम करेंगे भी, बल्कि अभी थोड़ी देर तक हम अपनी नोड.जेएस एप्लीकेशन से भी बात करेंगे, इस एप्लीकेशन से, ठीक है। तो अगेन पॉइंट इसके पीछे पोस्टग्रेस मेरे सिस्टम पे एक ही चल रही है, बस मैं उसको एक्सेस मल्टीपल तरीकों से कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको, जिस तरह हम अपने बैकएंड को भी कभी पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेजते हैं, कभी ब्राउजर से भेजते हैं, बल्कि तो फिर कभी उसी बैकएंड को इसी सिस्टम पे चलते हुए एक फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो हम ये सब करते हैं ना। तो ये फिलहाल समझ में आ रही है ये बात आपको? बिल्कुल ठीक है, गुड। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इफ आई रिफ्रेश दिस, यहीं पे रिफ्रेश का बटन होगा, रिफ्रेश। तो इफ आई ओपन इट अप, टेबल्स, टीचिंग वाली में उसको कुछ नहीं मिल रहा, स्ट्रेंज। लेट मी चेंज दिस कनेक्शन, एडिट कनेक्शन, एंड डेटाबेस में मैं कह देता हूँ टीचिंग, ओके, यस। अब मैं इसमें जाता हूँ डेटाबेसेस में, टीचिंग में, स्कीमाज में, पब्लिक में, टेबल्स में, ये पड़ा स्टूडेंट्स का टेबल, ठीक है। तो इफ आई क्लिक ऑन दिस टेबल, ये मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे कि इसमें आईडी है, नेम है, ईमेल है, एंड सो ऑन, ठीक है। अगेन इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है, मैं वो यहाँ से भी कर सकता हूँ आके, आई कैन से यहाँ पे मैं यहाँ से भी बदले एसक्यूएल भी रन कर सकता हूँ, आई कैन से जनरेट एसक्यूएल सिलेक्ट या इंसर्ट लेट्स से। तो ये मुझे सिंटैक्स एसक्यूएल में यहाँ से भी रन कर सकता हूँ, ठीक है। बट लेट्स गो टू डेटा, और यहाँ पे आई कैन इंसर्ट अ न्यू नेम, ठीक है। आई कैन यहाँ पे कहीं पे होता था इंसर्ट करने का ऑप्शन, मेरे पास ये जूम सारा मेरा ले रहा है। ये देख रहे हैं, ये बटन दबाया, तो नेम में मैं रख देता हूँ रोहान हुसैन, ईमेल में रख देता हूँ contact@rohanhussain.com, ठीक है। यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करूंगा, तो अगेन अब ये रो इंसर्ट हो गई है इसके अंदर, ठीक है, इस टेबल के अंदर। हुआ वही है, याद रखना है कि एक एसक्यूएल क्वेरी इसने जनरेट की है, और पोस्टग्रेस पे जो सर्वर चल रहा है उसको भेजी है 5432 पोर्ट नंबर पे, ठीक है। बट अब वो हर जगह पे नजर आएगी, तो अगर मैं यहाँ पे आके इफ आई वांट टू लुक एट ऑल द रोज ऑफ स्टूडेंट्स टेबल, तो मैं एसक्यूएल यूज करूंगा, आई विल से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है इट इज यूज टू सिलेक्ट रोज। स्टार का मतलब है, स्टार में आप इस स्टार में हम कॉलम्स बताते हैं, तो आप चाहें तो कुछ कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इसे कहते हैं मुझे सिर्फ नेम और ईमेल कॉलम ला दो, आईडी कॉलम मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको सारे कॉलम्स देखने हैं तो आप स्टार लिखते हैं यहाँ पे बस, और किस टेबल से देखने हैं वो आप फ्रॉम के बाद बताते हैं, एंटर। तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये टेबल है मेरे पास, आईडी कॉलम, नेम कॉलम, ईमेल कॉलम, और इसमें एक ही रो पड़ी हुई है अभी, वन रो, विच इज रोहान हुसैन, और आईडी देखें खुद ही सेट हो गई है, मैंने नहीं बताई, वो खुद ही सेट हो गई है। मैं यहाँ से भी इंसर्ट कर सकता हूँ, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट ऐसे करते हैं एसक्यूएल में, इंसर्ट इनटू, और टेबल के नाम पे आते हैं स्टूडेंट्स, फिर आप चाहते हैं आप कौन कौन से कॉलम्स की वैल्यूज स्पेसिफाई करने लगे। आईडी की वैल्यू हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, इट्स द प्राइमरी की, इट इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड, ठीक है, ऑटो फिल हो जाती है वो, हमें बस नेम और ईमेल बताने की जरूरत है, ठीक है। और ये करके फिर आप वैल्यूज पाते हैं आगे ऐसी ब्रैकेट्स के अंदर। वैल्यूज, नेम की वैल्यू क्या है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैं लिखूंगा
आई थिंक शायद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करने होते हैं, डबल अलाउड नहीं होते। अगेन डीबीएमएस के अंदर फर्क होता है, कुछ डीबीएमएस में अलाउ होता है, कुछ में नहीं होता, कुछ में बैकटिक्स अलाउ होते हैं। सिंगल आई थिंक सब सपोर्ट करते हैं, तो मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूँ। नेम मैं रखता हूँ इसके अंदर मिसाल के तौर पे सुबैना शेख, और मैं ईमेल रख देता हूँ subena@gmail.com, ठीक है। सो आई हिट एंटर, तो इसने कहा इंसर्टेड। अब अगर मैं दोबारा वो रन करता हूँ, सिलेक्ट फ्रॉम स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, अब मेरे पास 2 रोज आ रही है, ठीक है, टेबल में 2 पड़ी हुई है। और मैं वापस जाके यहाँ पे भी अगर रिफ्रेश करता हूँ इसको, रिफ्रेश करने का बटन कहीं पे ये है रिफ्रेश, तो ये देखें यहाँ पे भी 2 रोज आ रही है, ठीक है। तो अगेन पॉइंट इसके, हम एसक्यूएल के थ्रू ऐसे इंसर्शन भी कर सकते हैं और गेट, और अब हम आ जाए एप्लीकेशन पे। हम यहाँ पे करते हैं, लेट्स से आई वांट टू राइट अ न्यू एंड पॉइंट स्लैश स्टूडेंट्स, जिसको हम रिक्वेस्ट भेजते हैं जब, तो वो रिस्पॉन्स में मुझे स्टूडेंट्स वाले टेबल में से सब कुछ लाके, जितनी भी रोज हैं वो लाके दे देता है जेसॉन मिनट से, ठीक है। तो वो कैसे करें अब हम ये काम। तो हम सबसे पहले वी विल हैव टू कनेक्ट टू आवर पोस्टग्रेस डेटाबेस। तो पोस्टग्रेस ने हमें एक पैकेज दिया हुआ है जो नोड.जेएस में काम करता है, विच इज नेम्ड पीजी। मैं उसको इंस्टॉल करूंगा, npm इंस्टॉल पीजी करके इंस्टॉल हो गया। उसको यहाँ पे करते हैं रिक्वायर, ठीक है। इसमें से हमें मिलता है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेट्स कॉल दिस पीजी। उस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा होता है क्लाइंट, ये क्लास है, देखें क्लास क्लाइंट। तो मुझे इसको, इसका नया ऑब्जेक्ट बनाना है इस क्लाइंट का, इस क्लास का, तो मैं ऐसे न्यू करके करूंगा जैसे आप सी स्टूडेंट में करेंगे। बट अगेन ये सिंटैक्स अभी आपने सीखा नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, बस आपने याद रखना है कि आपने ये करना है न्यू पीजी क्लाइंट। और यहाँ पे इसको आप एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिसमें आप इसको अपने डेटाबेस से क्रेडेंशियल्स बताते हैं कि मैं किस डेटाबेस से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मिसाल पर आप उसको पोर्ट नंबर बताएंगे, ठीक है। 5432 पे चल रही है मेरी वेबसाइट, मेरा मेरा जो डेटाबेस है, किस होस्ट पे चल रही है, विच लैपटॉप, विल से लोकल होस्ट पे चल रही है, ठीक है। अच्छा, इसका वो क्या है, आई थिंक यूजर नेम कहते हैं, हाँ यूजर, यूजर कौन सा है, यूजर का नेम क्या है कहने, वो आप जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना उस टाइम डिसाइड होता है। आई थिंक बाय डिफॉल्ट पोस्टग्रेस होता है, तो मेरा मेरा यही है। पासवर्ड, ठीक है, मैंने रखा हुआ है माई सीक्रेट पासवर्ड, ठीक है, ये हो गया। एंड बाय द वे प्रोडक्शन पे जब आप जाएंगे ना, तो आपने कभी भी अपने क्रेडेंशियल्स इस तरह से कोड के अंदर लिख के नहीं रखते। उनको हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में रखते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे कि वो क्या होते हैं। रिमाइंड मी इफ आई एवर फॉरगेट, इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस कोर्स वी विल डू इट। ये पासवर्ड हो गया, और आप इसको डेटाबेस का नाम भी बताते हैं जिससे आपने कनेक्ट करना है। तो आई एम कनेक्टिंग विद द टीचिंग डेटाबेस, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपने इसको देनी होती है। बदले में दिस विल गिव यू आ क्लाइंट, या जिसे आप कनेक्शन भी कह सकते हैं, कुछ लोग कनेक्शन कहते हैं, अ, कुछ लोग क्लाइंट क्लाइंट कहते हैं, ठीक है। लेट्स कॉल दिस क्लाइंट, इट्स बेटर, क्योंकि हमने नया क्लाइंट बनाया यहाँ पे आके। और ये इसको ये पीजी भी करने की जरूरत नहीं है, यू कैन, क्योंकि पीजी एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्लाइंट की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। मैं ऐसे इसको गेट गेट कैच भी कर सकता हूँ डायरेक्टली यहीं से, और फिर मुझे आई कैन डू दिस, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डू दैट विच एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू। ये अब इस लाइन पे क्या होगा कि कनेक्शन बन जाएगा पोस्टग्रेस के साथ, ठीक है। वो जो लोकल एक डेटाबेस चल रही है उसका और आपका कनेक्शन बन गया, उसने आपको ऑथराइज या कह लेंगे ऑथराइज कर दिया उसने आपको टू टॉक टू इट। तो उसमें फिर क्लाइंट के अंदर हमारे पास डॉट क्वेरी का एक फंक्शन होता है। इसमें आप अपनी क्वेरी देंगे, स्ट्रिंग एक एसक्यूएल क्वेरी देंगे, और वो रन कर देगा उसको। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सिलेक्ट फ्रॉम स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये क्वेरी है। ये अगेन चूंकि इट्स अ रिक्वेस्ट दैट्स गोइंग टू पोस्टग्रेस, हो सकता है डेटाबेस के पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हो, बहुत यूजर्स की, वो बिजी हो, वो ना रिस्पॉन्ड कर सकती हो, तो इट कैन टेक एन इंडेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम। या शायद स्टूडेंट्स के टेबल में बहुत सारी रोज पड़ी हो, हु नोस, हार्ड डिस्क बिजी हो, हार्ड डिस्क स्लो हो, जो भी कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए इट्स एन एसिंक ऑपरेशन, हमें यहाँ पे अवेट करना पड़ता है, ठीक है। um, और हमें यहाँ से फिर मिलता है लेट्स से डेटा। मुझे इसको एसिंक बनाना पड़ेगा टू यूज दी अवेट कीवर्ड। डेटा के अंदर आई थिंक रिजल्ट्स या रोज होती हैं, हाँ रोज का होता है ऑब्जेक्ट, इसमें अरे पड़ी होती है सारी आपकी, ठीक है, जिसमें सारी रोज है। ये मैं भेज दूंगा रिस्पॉन्स में जेसॉन में, ऐसे, ठीक है। ये मैंने एंड पॉइंट लिखा है, आई विल रिफ्रेश द सर्वर, आई सेंड अ रिक्वेस्ट हियर, मैं पोस्टमैन से भेज देता हूँ। पोस्टमैन, आई सेंड अ गेट रिक्वेस्ट टू लोकल होस्ट 3050 स्लैश स्टूडेंट्स, ठीक है, सेंड। तो रिक्वेस्ट चली गई है, गेट रिक्वेस्ट, और वो इट सीम्स कि वो स्टक हो गई हुई है। लेट्स सी क्या हुआ है।
पोस्टमैन का है, रिक्वेस्ट जा रही है जा रही है जा रही है, इट सीम्स के रिक्वेस्ट आई है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद वो स्टक हो गई है, हमारे सर्वर पे आ गया फॉर सम रीजन। नो वरीज, हम देख लेते हैं। यहाँ पे कंसोल लॉग लिखता हूँ मैं, रिसीव्ड रिक्वेस्ट, ठीक है। रनिंग क्वेरी, रिटर्निंग रोज, स्टार्ट द सर्वर, सेंड दिस रिक्वेस्ट अगेन। लॉग्स में देखते हैं, वो कहता है रिसीव्ड रिक्वेस्ट, रनिंग क्वेरी, रनिंग क्वेरी पे आके वो फंस जाता है। तो इट सीम्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, प्रोबेबली मैंने जो कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है वो शायद सही नहीं क्रिएट हुआ, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट व्हाई व्हाई दिस हैपेंड। मैं क्या करता हूँ कि मैं मुझे शायद ना डॉक्स देखनी पड़े, हाउ डू वी यूज यूज पी एस क्यू एल इन एक्सप्रेस नोड जे एस टू run a query, create a client using new client, sorry PSQL नहीं, PG, शायद सिंटैक्स में मैंने कोई गलती की हो। डी डेटाबेस की कॉन्फ़िग में यूजर होस्ट डेटाबेस पासवर्ड पोर्ट सब कुछ ठीक बताया मैंने। क्लाइंट से न्यू क्लाइंट आप करके मिल जाता है। अच्छा कनेक्शन नहीं मैंने किया, सॉरी सॉरी, क्लाइंट डॉट कनेक्ट, ठीक है, पहले कनेक्शन बनाना होता है आपने, ठीक है। और रिजल्ट मिलने के बाद आपने कनेक्शन क्लोज कर देना। क्लाइंट डॉट क्लोज, क्लोज होता है क्या होता है, नीचे होगा एंड पे कहीं पे, क्लाइंट डॉट एंड, कूल, रन, सेंड द रिक्वेस्ट, हियर वी आर। यहाँ पास अरे आ गई है जिसमें दो यूजर हैं, ठीक है। सो नाउ यू कैन बेसिकली यू नो हाउ टू यूज अ डेटाबेस एंड यू कैन इमेजिन के इसकी क्या कैपेबिलिटी है, यू कैन राउंड राइट, एंड जिस तरह मैंने कल आपको वो असाइनमेंट के लिए भेजा ना, उसमें यही हो रहा है ना कि सो यू कैन क्रिएट एन एपीआई जिसमें लेट्स से फेसबुक एपीआई है, कोई आपको एक नई पोस्ट भेजता है, आप वो पोस्ट इंसर्ट कर देंगे डेटाबेस के अंदर। कोई आपसे कहता है मुझे सारी पोस्ट देखनी है, तो आप डेटाबेस में से निकाल के सारी पोस्ट उनको दिखा देंगे। तो यू कैन नाउ क्रिएट, और लास्ट टाइम आपको याद होगा हम जब पढ़ रहे थे एक्सप्रेस, तो हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट्स की एरे बनाई हुई थी। उसका मसला क्या था कि एज सून एज यू क्लोज द सर्वर एंड रीस्टार्ट द सर्वर, चूंकि मेमोरी में है, इट विल बी गॉन, इफ यू रीस्टार्ट योर लैपटॉप इट इज गॉन, whereas a database it remains क्योंकि वो हार्ड डिस्क पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो यू कैन नाउ क्रिएट persistent applications, actual real life persistent backend applications, ठीक है। सो ये एंड अगेन यू कैन आल्सो डू इंसर्शंस। तो मैं जेसॉन में लेट्स से एक्सप्रेस डॉट जेसॉन अगर चाहता हूँ एक पोस्ट एंड पॉइंट हो स्टूडेंट्स, जिसको रिक्वेस्ट बॉडी में हमें मिले नेम और ईमेल, और हम क्या करें कि हम एक नया क्लाइंट बनाएं ऐसे। अगेन प्रोडक्शन में ना हम ये भी नहीं करते, मैं कुछ यहाँ पे जो कोड आपको दिखाता हूँ वो फॉर सिंप्लिसिटी से दिखाता हूँ। प्रोडक्शन पे हम इस तरह ये नहीं करते कि हर रिक्वेस्ट आने पे नया डेटाबेस से कनेक्शन बनाएं और उसको एंड करें, दिस इज वेरी इनएफिशिएंट। यूजुअली हम ये करते हैं कि सर्वर तो चूंकि चल रहा होता है ना, सर्वर कई सारे कनेक्शंस बना के रखता है, फिर जब आते हैं एक रिक्वेस्ट आती है, उस टाइम पे वो उनमें से एक कनेक्शन इस्तेमाल करता है, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आता है, और फिर वो कनेक्शन फ्री हो जाता है। अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आ जाए, तो क्योंकि उसने 10-20 कनेक्शन बना के रखे होते हैं, तो मल्टीपल रिक्वेस्ट उनमें से एक ही कनेक्शन बना कनेक्शन पकड़ के इस्तेमाल करके फिर उस कनेक्शन को फ्री कर देती है, ठीक है। इस तरह से चलता है, और उसके लिए ये जो पीजी लाइब्रेरी है ये आपको पूलिंग की ऑप्शन देती है। पर अभी अगेन वो सिंटैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए अभी मैं उसके अंदर नहीं जा रहा, आई एम कीपिंग थिंग्स सिंपल फॉर यू, ठीक है। हम ये कर सकते हैं थोड़ा सा साफ करने के लिए इसको, हम गेट क्लाइंट का एक फंक्शन बना लेते हैं, ये क्या करता है कि ये उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉन्स्ट क्लाइंट गेट क्लाइंट ये कर देता है, तो ये हमारा फंक्शन थोड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है। हम फिर कनेक्ट करेंगे, वेट क्लाइंट डॉट कनेक्ट, तो मुझे एसिंग करना चाहिए, ये कंसोल लॉग्स में हटा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। क्लाइंट डॉट कनेक्ट किया मैंने, फिर मैंने अवेट क्लाइंट डॉट क्वेरी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, कौन से कॉलम्स, नेम ईमेल, वैल्यूज
अब यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग एक बनानी पड़ेगी, राइट, क्योंकि एसक्यूएल एसक्यूएल लिख रहा हूँ ना मैं, जहाँ मुझे ऐसे लिखना है रोहान या जो भी, और जो ईमेल है वो भी rohan@gmail.com, ठीक है। अब ये मैं हार्ड कोड नहीं कर सकता, मेरे पास नेम यहाँ पड़ा हुआ है, रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर से आया है मेरे पास नेम, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे इंसर्ट करूंगा। हम देखें ये हमने वो स्ट्रिंग कंस्ट्रक्शन करे हैं, हम 2-3 दफा पढ़ चुके हैं पहले। बैक टिक से मैंने स्टार्ट किया स्ट्रिंग, तो मैं कहीं पे भी डॉलर ये करके तो मैं वेरिएबल इंसर्ट कर सकता हूँ। तो नेम में जो भी पड़ा है मैंने कहा यहाँ पे इंसर्ट कर दो। अच्छा, बाय द वे ये काम भी आपने कभी इस तरह से prod पे नहीं करना, प्रोडक्शन पे या एक्चुअल एप्लीकेशन में नहीं करना। दिस इज वल्नरेबल टू अ हैकिंग अटैक, जिसमें यूजर क्या कर सकता है, इमेजिन कि इफ नेम के अंदर वो एसक्यूएल लिख के भेज दे, लाइक वो ऐसे भेज दे, एक एक क्लोज ब्रैकेट और फिर सेमीकोलन, एक क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमा और सेमीकोलन, तो यहाँ पे नेम में ये इंसर्ट हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेरी खत्म हो जाती है ऐसे। तो वो बेसिकली आपकी क्वेरी को फाड़ सकता है अगर उसने ना एसक्यूएल इंसर्ट कर दी, इसको एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक कहते हैं। और आप हैक भी हो सकते हैं इसमें, क्योंकि वो इसके बाद जाके मल्टीपल अगली क्वेरी भी लिख सकता था। ही कुड हैव डन दिस, कि ये किया और फिर कहा सिलेक्ट फ्रॉम पासवर्ड्स और सारे पासवर्ड गेट कर लिया आपके, ठीक है। तो वो इस तरह से बड़ा कुछ कर सकता है, इसलिए ये इस तरह से इंसर्शन नहीं करते होते हम। इसको करने का सही तरीका क्या है, या जरा सेफ तरीका, उसमें सिंटैक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लेकिन वो हम फिर बाद में देख लेंगे। अभी के लिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू के हाउ इट्स डन, ठीक है। ये हमने इंसर्शन की कॉन्स्ट रिजल्ट। अब मुझे नहीं पता कि ये हमें रिजल्ट में क्या देगा। मैं पूछ लेता हूँ जेमिनाई से कि व्हाट विल वी गेट इन रिजल्ट। रिजल्ट ऑब्जेक्ट विल कंटेन मैंने डाटा एग्जीक्यूट क्वेरी, सक्सेस रिटर्न पे, कमांड रो काउंट, ये वो कमांड, ठीक है। आई थिंक फिर हमें उसने देखिए उसने कहा है कि इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप दिस इज वल्नरेबल टू एसक्यूएल इंजेक्शन, स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू यूज पैरामीटराइज्ड क्वेरीज, जिसमें आप ऐसे करते हैं कि आप वैल्यूज की जगह $1 और $2 लिख देते हैं, ठीक है। और फिर आप क्लाइंट डॉट क्वेरी के एंड पे ऐसे उसको वैल्यूज देते हैं। तो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ चलने करके कि हम क्या करेंगे कि वैल्यूज में we will, instead of writing this, we will write $1 and $2, these are प्लेस होल्डर्स, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हमें एक अरे पास करनी है जिसमें हम $1 $2 की वैल्यू देंगे, $1 की वैल्यू ऐसे, $2 की वैल्यू इसके बाद, ठीक है। तो इसका बस फायदा ये है कि व्हाट विल क्लाइंट दिस फंक्शन क्लाइंट डॉट क्वेरी व्हाट इट विल डू इज के ये नेम को इस स्ट्रिंग में इंसर्ट करने से पहले इसमें से सारी एसक्यूएल रिमूव कर देगा। इट विल इंश्योर कि इसके अंदर एसक्यूएल तो नहीं पड़ी हुई। तो ये जरा सेफ तरीका है काम करने का। बट आई थिंक रिजल्ट में ऐसा कुछ नहीं पड़ा जो हमें चाहिए। हम बस ये करते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस कर देते हैं 201, ठीक है। दिस इज क्योंकि हमने नया स्टूडेंट क्रिएट कर दिया। आई रिफ्रेश द सर्वर, ठीक है। आई सेंड अ पोस्ट रिक्वेस्ट दिस टाइम टू द सेम यूआरएल, बॉडी में जेसॉन भेजूंगा मैं, इसमें आई सेंड नेम which will be this time, for example, Waleed, and the email will be waleed@gmail.com. Let's send this request. हमें 201 आ गया, ठीक है। तो नाउ इफ आई वंस अगेन सेंड दैट गेट रिक्वेस्ट जो पहले मैं भेज रहा था, और गेट में तो हम कुछ भी नहीं भेजेंगे, साथ में बॉडी ये। तो अब मेरे पास देखें 2 यूजर यहाँ पे आ रहे हैं, तीसरा यूजर का है, sorry, ये तीसरा यूजर पड़ा, ठीक है। तो वलीद भी इंसर्ट हो गया, और आपको हर जगह नजर आएगा। इफ आई गो टू डीबीवर, तो यहाँ पे इफ आई रिफ्रेश, ये वलीद पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से भी इफ आई से सिलेक्ट कार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये वलीद पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड अगेन दिस इज परसिस्टेंट। मैं लैपटॉप रीस्टार्ट कर दूं, जो मर्जी कर दूं, इट विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है। सो या, हाँ, तो हमने बेसिकली आज डेटाबेसेस पढ़ ली हैं, क्या होती हैं रिलेशनल डेटाबेसेस की, हमने बेसिक्स पढ़ ली हैं। इनमें बहुत पावरफुल फीचर्स होते हैं जो कि नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, जैसे कि फॉरेन कीज और इस तरह के, हाउ टू लिंक टू टेबल्स विद ईच अदर, ठीक है। एक स्टूडेंट है और एक कोर्स है, एक स्टूडेंट कोर्स में एनरोल करता है, हाउ डू वी डिस्क्राइब दिस रिलेशनशिप इन अ डेटाबेस, एंड हाउ डू वी इंश्योर कि इट रिमेन्स कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंसी क्या होती है, इस तरह की चीजें हम फर्दर डेटाबेसेस कह लेंगे कल पढ़ेंगे, और थोड़ी सी एडवांस क्वेरिंग भी हम पढ़ेंगे। एसक्यूएल पढ़ने में शायद हमें 1-2 और लेक्चर लग जाए, बट वंस दैट इज डन, तो हमारी बैकएंड फिर कंप्लीट हो गई है, हमें बैकएंड में कुछ और पढ़ने को नहीं रह गया। तो उसके बाद फिर बस ये होगा कि मैं वापस फ्रंट एंड पे जाऊंगा, एंड आई विल स्टार्ट टीचिंग इन रिएक्ट। रिएक्ट पढ़ाने में मुझे लगेंगे 3-4 लेक्चर्स, एंड वंस दैट इज डन देन द कोर्स इज ओवर। उसके बाद मैं आपको शायद एक लेक्चर जिसमें हम एक फुल स्टैक वेबसाइट एंड टू एंड बना के देख लेंगे,
but other than that you won't have much to learn. Even still you can, क्योंकि React तो कहने के there is nothing that you can do with React that you cannot do in vanilla in plain JavaScript. So already you've learned databases, you've learned front end, back end, सब कुछ, you're already capable of writing like proper full stack applications. But still एक दो दिन में हम SQL और सीख जाएंगे, तब आप बिल्कुल सेट हो जाएंगे. और उस पॉइंट पे अगर आप कोर्स छोड़ भी देते हैं तो you're still a full stack developer, you're just not a React developer yet. तो उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो that fall cherry on top. So I'll take a poll, and then you can leave if you have any questions to ask.